Good morning, students. Today I will deliver the lecture on the essential features of the unitary constitution. Before discussing this fact, I will focus on the essential features of the फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम आपको कल संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्वों के विषय में चर्चा कर रहे थे। संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। दूसरा है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा है कि लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथा है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अर्थात संविधान की अपरिवर्तनशीलता, जिसको कठोर तथा लचीलापन का सम्मिश्रण भी कहा जाता है। और पांचवा है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, न्यायालय का प्राधिकार। तो इन सब आवश्यक तत्वों पर विवेचन करने से हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक है, क्योंकि इसमें संघात्मक संविधान के सभी आवश्यक लक्षण मौजूद हैं। क्योंकि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है और संघ और राज्य स्तर पर दोनों सरकारें स्वतंत्र रह करके अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं और यह कार्य उनके सहयोग पर आधारित होता है। कोई एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। इस प्रकार से भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और लिखित संविधान होने के नाते इसमें संघ राज्यों के मध्य में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, इनका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि कोई एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करे और सहयोग एवं समन्वय के आधार पर शासन सुसंचालित किया जा सके। भारतीय संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। सुप्रीमेसी, देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और देश की सार्वभौमिक विधि होने के नाते संविधान का सर्वोच्च होना आवश्यक है और संविधान की संरक्षा के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जो कि संविधान का सजग प्रहरी है। जहाँ कहीं संविधान के निर्वचन की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर न्यायपालिका जो है संविधान के बंधों का निर्वचन करती है। इस प्रकार से भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं। लेकिन कुछ विधिशास्त्री जो है भारतीय संविधान को, कुछ विधिशास्त्रियों को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने पर आपत्ति है। उनमें प्रमुख विधिशास्त्री दो हैं, केसी वियर, प्रोफेसर केसी वियर भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल कहते हैं। क्वासी फेडरल कहते हैं। संविधान अर्धसंघीय है। कहते हैं कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। इसमें संघात्मक तत्व तथा एकात्मक तत्व सहायक के रूप में तथा एकात्मक तत्व न कि संघात्मक तत्व सहायक के रूप में। अर्थात ये भारतीय संविधान को अगर पूरी तरह संघात्मक मानते हैं
न तो पूरी तरह एकात्मक मानते बल्कि दोनों का सम्मिश्रण कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। दूसरे विशास्त्री हैं जेनिंग्स महोदय। यह जो है भारतीय संविधान को फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मानते हैं। ये फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। उन्होंने कहा जेनिंग्स महोदय फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, विशास्त्री जेनिंग्स कहते हैं कि ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। इसको अर्धसंघी मानते हैं। केशवियर महोदय भारतीय संविधान को अर्धसंघी मानते हैं, लेकिन जेनिंग्स महोदय कहते हैं ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति हो, जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। तो दो विशास्त्रियों को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। केशवियर महोदय, केशवियर कहते हैं कि भारतीय संविधान संघीय है, जबकि जेनिंग्स महोदय कहते हैं कि भारतीय संविधान ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इस प्रकार से भारतीय संविधान में संघात्मक के लक्षण मौजूद होने के बावजूद भी इनके उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर आलोचना की जाती है। केशवियर महोदय और जेनिंग्स महोदय ने कहा है कि केशवियर महोदय इसको अर्धसंघी मानते हैं, जेनिंग्स महोदय इसको ए फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहते हैं कि ऐसा संघ जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। इस प्रकार से कुछ ऐसे विद्वान, कुछ ऐसे विशास्त्री हैं जो भारतीय संविधान को संघात्मक नहीं मानते, क्योंकि कुछ तथ्यों को आधार पर कहते हैं कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे आवश्यक तत्व विद्यमान है, ऐसे लक्षण विद्यमान है जिसके अनुसार कहा जाता है कि भारतीय संविधान एकात्मक संविधान है। तो what is the essential features of the unitary constitution? We will discuss on the basis of the points of the unitary constitution. तो हम संघात्मक संविधान के कुछ आवश्यक लक्षण मौजूद हैं, इसके आधार पर हम अध्ययन करेंगे। इसमें पहला तत्व है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स। और दूसरा है इसको राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति। पहला तत्व है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स, राज्यपालों की नियुक्ति। दूसरा आवश्यक तत्व है इसमें कि दूसरा आवश्यक तत्व इसमें है कि राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में
विधि बनाने की संसद की शक्ति। राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। द पावर ऑफ पार्लियामेंट, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू legislate on the national interest, to legislate on the national interest and state list. The power of Parliament to legislate on the national interest on state list, अर्थात राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। विधि बनाने की राज्य सूची के विषय पर लोकहित में विधि बनाने की शक्ति। लोकहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑन स्टेट लिस्ट, संसद की शक्ति। द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑन द स्टेट लिस्ट, इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑन द स्टेट लिस्ट, अर्थात राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। और तीसरा इसमें है, तीसरा इसेंशियल है, तीसरा है जो है आपातकालीन बल। तीसरा है कि संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण। तीसरा नए राज्यों का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों की सीमाओं, वर्तमान राज्यों की सीमाओं तथा नाम बदलने की संसद की शक्ति। नाम बदलने की संसद की शक्ति। बदलने की संसद की शक्ति। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम बदलने की संसद की शक्ति। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों तथा नाम बदलने की संसद की शक्ति। क्षेत्रों, सीमाओं, नाम बदलने की संसद की शक्ति। इसको इंग्लिश में कहा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स
अल्टरेशन ऑफ boundary areas and names of the existing states. नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के सीमाओं, क्षेत्रों तथा नामों को बदलने की संसद की शक्ति है। नए राज्यों के निर्माण वर्तमान राज्य के क्षेत्रों की सीमाओं तथा नामों को बदलने की संसद की शक्ति है। अल्टरेशन ऑफ एरियाज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, मीन्स नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों बदलने की संसद की शक्ति। ये तीसरा आवश्यक तत्व है। और चौथा इसमें आवश्यक तत्व है इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध, जिसे हम इमरजेंसी प्रोविजन कहते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत these are the points on which I will discuss about the unitary features of the Indian Constitution. इन तथ्यों के आधार पर, इन आवश्यक तत्वों के आधार पर हम एकात्मक संविधान के लक्षण की विवेचना करेंगे। तो पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इस प्रकार से अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स, इसमें आर्टिकल 155 के अंतर्गत राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 के अनुसार। और वह गवर्नर, वह राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस प्रकार से वह राज्यपाल राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी न होकर वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और कुछ ऐसे विषय हैं, जितने भी विषय हैं उनमें राज्य विधानमंडलों द्वारा जो विधान पारित किए जाते हैं, उन विधानों पर जो है राज्यपाल के अनुमोदन द्वारा विधेयक पारित किया जाता है। मीन्स राज्य विधानमंडल पर पारित विधेयक जो है पर राज्य विधानमंडल की मत से ही जो है राज्य में राज्यपाल द्वारा विधेयक प्राप्त किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे विधेयक वही है जहाँ पर राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। जैसे अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 288 का खंड 2 तथा अनुच्छेद 304 का खंड भी आदि कुछ ऐसे बंद हैं जिसमें राज्यपाल ने विधान बनाने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होती है और विषयों पर अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। अर्थात राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो विधेयक पारित होते हैं उसमें राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता होती है।
Here I will conclude the lecture. Thank you very much. And next lecture I will deliver tomorrow. Thank you.